बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ तो दो बड़े अहम मुकदमात की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, इन मुकदमात की अदालती कार्रवाई की जो तफसीलात हैं और फिर जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने अहकामात जारी किए हैं, इन मुकदमात की अदालती कार्रवाई से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे ब्लॉग के जो दीगर अहम ख़बरें हैं, बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की शेर अफजल मरवत से मुलाकात और फिर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल रऊफ़ हसन की, और इसके अलावा जो काजी फैसल साहब ने जवाब तलब किया है, उस जवाब तलबी का साबिक़ DGI जनरल फैज़ हमीद से क्या लिंक बनता है, क्या ताल्लुक़ बनता है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें। पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी की टक्कर से 2 साल पहले इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर 2 नौजवानों की हलाकत होती है। 2 नौजवान जाँ भाग हो जाते हैं। उसमें एक जो शकील नामी नौजवान हैं, उनके वालिद रफ़ाकत तनोली की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया जाता है और मुद्दा अदालत के सामने ये रखा जाता है कि 2 साल गुजर गए, इस्लामाबाद में वाक़या पेश आया, लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी है, उनके बेटे की हलाकत हुई है, जाँ भाग हुए हैं, लेकिन पुलिस जो है इसकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर रही कि गाड़ी में कौन सवार था, कौन लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। तो 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत हुई। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जो तफ्तीशी था इस मुकदमे का, उस पर शदीद बरहमी का इजहार किया और आज IG इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में अदालत की जानिब से बुलाया गया था। तो आज IG इस्लामाबाद जब पेश हुए तो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उनसे पूछा कि आपको इसलिए बुलाया गया है कि ये एक अहम मामले की तफ्तीश है। 2 साल गुजर गए, 10 दिन का काम था, लेकिन आपके आयु ने 2 साल गुजरने के बावजूद भी इस मामले की जो तफ्तीश है उसको मुकम्मल नहीं किया। और फिर IG साहब जो कि रोस्टम पे मौजूद थे, उन्होंने चीफ़ साहब के इस इस्तफसार पर ये जवाब दिया कि अब इस केस की तफ्तीश को मैं ख़ुद देखूंगा और जो SP इन्वेस्टिगेशन है वो इस केस की इंक्वायरी को, तफ्तीश को मुकम्मल करेंगे। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि तफ्तीश करना पुलिस का काम है, ये अदालत इस तफ्तीश में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगी, लेकिन अब आप ये बता दें कि आपने करना क्या है, आप ज़िम्मेदारी ले रहे हैं लेकिन आप करेंगे क्या। तो इस पर IG इस्लामाबाद ने कहा कि हमें 4 हफ्तों का आप वक्त दे दें। कुछ वीडियोज़ मिली हैं इस रोड एक्सीडेंट की और उसमें एक चेहरा देखा जा सकता है। ग़ालिबन जब ये समाअत हाई कोर्ट में हो रही थी तो बताया गया था कि किसी खातून का चेहरा जो है उस वीडियो में देखा जा सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पे चेहरा नहीं देखा गया। वीडियोज़ का एनालिसिस किया जा रहा है। तो इस पे आमिर फ़ारूक साहब ने जो 4 हफ्तों की मोहलत की दरख्वास्त थी उसको एक्सेप्ट कर लिया और मुकदमे के समाअत को आइंदा समाअत तक पेशरफ रिपोर्ट के साथ जो है मुलतवी कर दिया। यानी आप आइंदा समाअत तक जो IG इस्लामाबाद है बताएँगे कि वो जो लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी के टक्कर से 2 नौजवानों की हलाकत हुई, उस गाड़ी को ड्राइव कौन कर रहा था, चला कौन रहा था। तो देखते हैं 4 हफ्तों के बाद इस केस में IG इस्लामाबाद क्या रिपोर्ट जो है वो दाखिल करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन मेरा अपना ज़ाती मुकदमा था, सुबह के व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर भी किया था कि बोल न्यूज़ की जानिब से तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही अक्टूबर से लेके आज तक, और आज से ऑनवर्ड भी आप देख लें कि जब तक इस केस का फ़ैसला ना हो मेरी तनख्वाहें, मेरी सैलरी जो है वो बोल न्यूज़ अदा नहीं कर रहा। तो मैंने रिट पटिशन दायर की थी पैमरा के ख़िलाफ़, पैमरा के साथ काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के ख़िलाफ़, और उसमें बोल भी फ़रीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन भी फ़रीक है, अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन भी थी। तो आमिर फ़ारूक साहब ने आज हमारी दरख्वास्त पे समाअत करते हुए, मेरी दरख्वास्त पे समाअत करते हुए फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिया और 1 हफ़्ते में उनसे जवाब मांगा गया कि आप बताएं कि ये तनख्वाहें क्यों नहीं अदा की जा रही, और तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही तो जो पैमरा है और पैमरा के साथ जो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है वो क्या कर रही है। क्योंकि मैंने काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में भी एक एप्लीकेशन फ़ाइल की थी, शिकायत वहाँ पे फ़ाइल की थी, वो शिकायत भी 3 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट ने मेरी उस कंप्लेंट को, मेरी शिकायत को आज तक टेकअप नहीं किया और मेरे साथ ना ही किसी किस्म का रब्ता किया गया है। तो अब जो महीनों की बात चल रही थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस कार्रवाई के बाद लगता है कि मामला हफ्तों और दिनों पर आ जाएगा और जल्द इस इंटरवेंशन से, कोर्ट की इंटरवेंशन से जो तनख्वाहें हैं वो भी अदा हो जाएंगी। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो 6 मुख्तलिफ मुकदमात हैं इस्लामाबाद में, तोड़ फोड़ के हवाले से, सेक्शन 144 के हवाले से, और जो पुशा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ मुकदमा है जाली रसीदों का, तोशा खाना की घड़ी के हवाले से,
اس کی آج متعلقہ عدالت میں سماعت ہوئی اور اس میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جو طاہر عباس سپرہ صاحب تھے جن کا ٹرانسفر جو ہے وہ AT سے عدالت میں کر دیا گیا تھا اور پھر ان کی ٹرانسفر کی وجہ سے نئے جج صاحب کی تعیناتی نہیں ہوئی تھی تو کیس کی سماعت جو ہے وہ پرولونگ ہو رہی تھی. ہر سماعت پہ جو ضمانت ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جاتا تھا. تو اب جج صاحب آ چکے ہیں اس عدالت کے، محمد افضل مجوکا صاحب، لیکن آج جج صاحب تو تھے، آج وکلاء نہیں تھے. عدالت کو بتایا گیا کہ خان صاحب کے وکلاء دیگر مقدمات میں مصروف ہیں دیگر عدالتوں میں، تو کیس کو ایڈجرن کر دیں، کوئی تاریخ دے دیں. تو جج صاحب نے 4 جون تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی جو ضمانتیں اس کو ایکسٹینڈ بھی کر دیا ہے اور آئندہ سماعت میں وکلاء کو کہا ہے کہ وہ پیش ہو کے اپنے کیس کے اوپر آرگومنٹ بھی کریں. اگلی خبر ناظرین، جو ڈیفیمیشن کا لاء پنجاب حکومت نے پاس کیا ہے اس قانون کے خلاف، کیونکہ جب اسمبلی سے قانون پاس ہوتا ہے تو حتمی منظوری گورنر دیتا ہے، اس صوبے کا گورنر دیتا ہے. تو گورنر پنجاب نے اس قانون کی منظوری دینی ہے ڈیفیمیشن لاء کی. اس میں ناظرین آج جو رانا عزیز صاحب ہیں 92 نیوز سے منسلک ہیں، ان کی طرف سے ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے گورنر صاحب کو مراسلہ لکھا ہے کہ یہ جو قانون پنجاب اسمبلی نے پاس کیا ہے اس قانون کے ذریعے صحافیوں پہ اور میڈیا کے اداروں پہ قدغن لگائی گئی ہے. آرٹیکل 19 اور 19A پہ قدغن لگائی گئی ہے. تو لہٰذا یہ قانون آپ اپروو کرنے کے بجائے، اس پہ سگنیچر کرنے کے بجائے آپ اعتراض لگا کہ یہ قانون جو ہے پنجاب اسمبلی کو واپس بھجوا دیں اور پھر پنجاب حکومت جو ہے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت کر کے ضروری ترامیم اس قانون میں متعارف کر کے اس قانون کے حوالے سے دوبارہ جو ہے وہ غور و خوض کے لیے اسے پنجاب اسمبلی میں پیش کرے. تو دیکھتے ہیں اس پہ کیا فردر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ناظرین، کل جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن صاحب جو GNN میں G7 میں GNN کا آفس ہے وہاں پہ پروگرام کی ریکارڈنگ کے بعد جا رہے تھے اور ان کے اوپر جان لیوا قاتلانہ حملہ ہوا. اس کی ویڈیو بھی پبلک ہوئی، وائرل ہوئی. اس کے بعد انہیں زخمی حالت میں ہاسپٹل لے جایا گیا اور ان کو وہاں پہ سٹیچز جو ہے وہ لگائے گئے، ٹانکے لگائے گئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو ٹانکے لگے ہوں، کوئی 12 بتاتا ہے، کوئی 19 بتاتا ہے، تو آپ ریسٹ کریں گے. لیکن رؤف حسن صاحب نے ریسٹ نہیں کیا. رات تو انہوں نے آرام کیا لیکن تکلیف میں تھے. ان کا کہنا ہے کہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس زخم کی. لیکن آج وہ جو G8 کا تحریک انصاف کا سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ پہنچے ہیں اور ان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ جو ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا وہ اس حوالے سے آج ہنگامی پریس کانفرنس 3:15 بجے کریں گے. تو کل پولیس کو تو رؤف حسن صاحب نے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیا تھا کہ میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں، اور ان پہ کیسے حملہ ہوا، وہ کہاں پہ تھے، کیسے. تو کل کے اپنے پولیس کو دیے گئے سٹیٹمنٹ میں رؤف حسن صاحب نے کسی پہ ڈائریکٹلی الزام نہیں لگایا تھا، کسی دشمنی کا ذکر نہیں کیا. تو اب دیکھتے ہی ہیں کہ آج جو پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس پریس کانفرنس میں اس حملے کے حوالے سے وہ کیا بات کرتے ہیں، کس پہ الزام دیتے ہیں یا الزام نہیں دیتے ہیں. تو بڑی اہم پریس کانفرنس ہوگی. 3:15 بجے کا وقت دیا گیا کہ 3:15 بجے وہ یہ اہم پریس کانفرنس جو PTI کا سیکریٹریٹ ہے G8 میں وہاں پہ یہ پریس کانفرنس ہوگی. اس کے علاوہ ناظرین، جو ابھی ہم ڈیفیمیشن کے قانون کی بات کر رہے تھے اور اس پہ جو احتجاج چل رہا ہے، میڈیا کے اداروں کا بھی، سنی اتحاد کونسل تحریک انصاف بھی اس قانون کو مسترد کر رہی ہے، لیکن قدغن جو ناظرین لگائی ہے وہ پیمرا کی جانب سے لگائی گئی ہے. کیسے لگی ہے ناظرین؟ رات کے اندھیرے میں پیمرا کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو کورٹ رپورٹنگ ہے، یہ جو عدالتی کارروائی ہے جس کو ہم رپورٹ کرتے ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کے ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کی گاڑی کے حوالے سے مقدمے کی سماعت ہوئی ہے، پیمرا نے ایک بڑا منفرد نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. پیمرا اپنا کام تو کرتا نہیں، پتہ نہیں کس کا کام کرتا ہے، کیسے کام کرتا ہے. تو پیمرا نے نوٹیفیکیشن یہ جاری کیا ہے کہ عدالتی کارروائی کو TV چینل رپورٹ نہیں کریں گے. یعنی عدالت میں جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے، وکلاء جو دلائل دے رہے ہیں، جج صاحبان جو سوالات پوچھ رہے ہیں، میڈیا اس کو رپورٹ نہیں کرے گا. میڈیا صرف جو عدالت کا حکم نامہ ہے صرف اس کو رپورٹ کرے گا. ہاں، اگر ایسا ہوتا ہے کہ عدالتی کارروائی لائیو دکھائی جا رہی ہے تو وہ میڈیا دکھا سکتا ہے. اب نہ جانے یہ پیمرا نے کون سی جورسڈکشن کو انووک کیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 19A جو ہے وہ انفارمیشن کی بات کرتا ہے، فریڈم آف سپیچ کی بات کرتا ہے، اور عدالتی کارروائی ایک کانسٹیٹیوشن ادارے کی، ایک غیر آئینی ادارہ اس پہ کیسے قدغن لگا سکتا ہے. تو یہ قانون بھی چیلنج کرنے جا رہے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریس ایسوسیشن ہے، جو سپریم کورٹ کی پریس ایسوسیشن ہے، کیونکہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جو کورٹ رپورٹر ہیں ان کو اداروں سے فارغ کیسے کرانا ہے، تو یہ پابندی لگا دی جائے جو کہ جسٹیفائیڈ ہے، بلا جواز ہے.
तो ये भी आप देखिएगा कि पैमरा का नोटिफिकेशन सस्टेन नहीं कर पाएगा। हाँ, पैमरा को अगर कुछ ऐसा था कि कुछ कोड ऑफ कंडक्ट से हट के जो लाइसेंसी हैं, जो टीवी चैनल्स हैं, वो गलत चीज़ों को चला रहे हैं, एहसास वहाँ पे जो है वो मवाद नशर हो रहा है, तो आप टीवी चैनल के साथ बैठ के बात करते कि इन चीज़ों को देखें, एडिटोरियल पॉलिसी को देखें, लेकिन अदालती कार्रवाई जो कि ओपन कोर्ट में होती है, पैमरा बराह रास्त उस पर पाबंदी नहीं लगा सकता। इसके अलावा नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब और इमरान खान साहब की अगर मुलाकात की हम बात करें तो आप जानते हैं कि जो मरवत साहब बयानात देते रहे, अपनी पार्टी के लोगों को, रहनुमाओं को टारगेट करते रहे। एक शोकास नोटिस किया शेर अफजल मरवत को, दूसरा मरवत को शेखास नोटिस जारी हुआ, लेकिन मामला फिर रफा दफा हो गया। मरवत साहब गौर साहब के पास पहुंच जाते थे और उनके साथ सुलह सफाई हो जाती थी। लेकिन अब की मरतबा जो बातें हुई, मरवत साहब की तरफ से जो बयानात दिए गए, जो मुलाकातें की गई और फिर जो सऊदी अरब के शाही ख़ानदान को टारगेट किया गया, ये बातें खान साहब ने स्पेयर नहीं की। इस पे खान साहब की डायरेक्शन पे जो सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ के उमर अयूब साहब, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किए, शोकास नोटिस जारी किया, 3 दिन में जवाब तलब किया और फिर मुलाकात करने के लिए गए थे मरवत साहब के खान साहब के साथ मुलाकात हो सके। 3 अटैम्प्ट्स की और न जाने कितनी मरतबा अंदर पैगाम भिजवाया कि मरवत साहब के साथ खान साहब मुलाकात कर लें, लेकिन खान साहब ने मुलाकात नहीं की। अब नाज़रीन, मरवत साहब वहाँ से ऐलान करके आए थे कि जब तक खान साहब नहीं बुलाएंगे मैं उनके साथ मुलाकात नहीं करूँगा। आज वो पेशावर में गए हुए थे, वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं KP प्रोवेंस में, उसकी डिटेल के सिलसिले में, उन मुकदमात के जो है वो कैशमेंट के सिलसिले में, वहाँ पे उनकी जो मीडिया के साथ बातचीत हुई, उसमें मरवत साहब ने एतराफ़ किया कि खान साहब मेरे साथ नाराज़ हैं। हालांकि इससे पहले वो बयानात मीडिया पे ये दे रहे थे कि मुझे इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही, मेरा रास्ता रोका जा रहा है। वो उमर अयूब हैं, वो शिबली फराज हैं, लेकिन अब मरवत साहब ने एतराफ़ किया कि खान साहब उनके साथ नाराज़ हैं और मेरी इसलिए उनके साथ मुलाकात नहीं हो रही और मेरे बयानात की वजह से खान साहब मेरे साथ नाराज़ हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा पार्टी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं। मरवत साहब ने कहा कि मेरा पार्टी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन मुझे ये छोड़ते नहीं। यानी अब जितना वो इज्तनाब बत रहे थे कि मैंने किसी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देना, ना चाहते हुए भी वो साजिश की बात कर गए कि मैं तो किसी के खिलाफ नहीं, मेरा किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन ये लोग मुझे छोड़ते नहीं। अब किसकी तरफ इशारा है? अपने पार्टी के लोगों की तरफ। और फिर उन्होंने कहा कि जब इमरान खान साहब मुझे बुलाएंगे, मैं मुद्दा उनके सामने रखूँगा तो मामला रफा दफा हो जाएगा। यानी मरवत साहब अपनी गलती का एतराफ़ भी कर रहे हैं, खान साहब की नाराज़गी भी मान रहे हैं, लेकिन साथ में ये दावा भी कर रहे हैं कि जब मेरी खान साहब के साथ मुलाकात होगी, वो बुलाएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मामला रफा दफा हो जाएगा। अब ये आप यूँ कह लें कि एक एतमाद है मरवत साहब को, बला का एतमाद है। तो देखते हैं कि ये मुलाकात मरवत साहब की खान साहब के साथ कब होती है, और अगर मुलाकात होती है तो क्या ये मामला रफा दफा जो नाराज़ी है, जो खान साहब मुलाकात नहीं कर रहे, डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ लिया गया है पार्टी पॉलिसी से हट के पार्टी के लोगों को टारगेट करने का, तो उस पर क्या मामला रफा दफा होता है या फिर अभी इसको वक्त लगेगा। इसके अलावा नाज़रीन, साबिक DGI से जनरल फैज़ अमीर साहब, उनके हवाले से आपको पता है, एक तो वो हाउसिंग वाले मामले की इंक्वायरी चल रही है, फौज के हाज़िर सर्विस जनरल जो हैं वो फैज़ अमीर साहब के ख़िलाफ़ जो टॉप सिटी के मालिक मुइज़ के जो इल्ज़ामात हैं उस पर तहकीकात चल रही है। इसके अलावा वो फैज़ाबाद के मामले पर जो इंक्वायरी कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने काजी फैसल साहब के बेंच ने मुस्तरद कर दिया था कि जो TORs बने थे उस TOR से हट के ये रिपोर्ट मुरतब की गई है। तो हुकूमत से कहा था कि आप इस रिपोर्ट का जायज़ा लेकर रिपोर्ट दाखिल करें। तो कल वफाकी हुकूमत का इजलास हुआ, ये रिपोर्ट डिस्कस हुई और उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये TOR से हट के रिपोर्ट बनी है, लेकिन उस रिपोर्ट पर मुफस्सल रिपोर्ट के लिए, जायज़े के लिए शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी तश्कील दे दी है। अब वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। ये नाज़रीन, गर्मी की वजह से मोबाइल की ट्रिपिंग हो रही है, तो ये तीसरा बीच में आपने देखा होगा कि जंप आया है, दूसरा जंप आया वीडियो में। तो अब देखते हैं कि कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, काबीना की कमेटी। लेकिन जो ये मुकदमा है एक साफ़ियों के हवाले से, जिसमें एक दरख्वास्त आई थी सैयद इब्ने हुसैन की तरफ से कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए, ये शुत्र बेमुहार है, बेलगाम है, इसकी रेगुलेशन होनी चाहिए, किसी कानून के नीचे लाया जाए, किसी रेगुलेटर के नीचे लाया जाए। तो ये जो सैयद इब्ने हुसैन की पिटिशन थी नाज़रीन, इसमें 6 पिटिशनर थे और सैयद हैदर वही साहब इसमें पिटिशनर थे। जब काजी फैसल साहब के बेंच में केस लगा और उनसे पूछा गया कि इसमें ये 6 पिटिशनर 2 चकवाल के हैं, 3 चकवाल के हैं, 2 इस्लामाबाद के हैं, 1 लाहौर का है, तो ये पिटिशन कैसे फ़ाइल हुई, किसने फ़ाइल की,
तो हैदर वही साहब ने कहा कि मैं ये पटिशन वापस लेता हूँ, और उन्होंने कहा कि मेरी किसी क्लाइंट के साथ वन ऑन वन मुलाकात भी नहीं हुई। लेकिन काजी फैसल साहब ने पटिशन देने से इनकार कर दिया, और पिछले समात में भी सवाल हुआ कि ये पटिशन कैसे दायर हुई, जब ये अवामी मफाद आमा में मामला आया तो फिर अब ये वापस क्यों ले रहे हैं। तो आखिरी समात के नाज़रीन हुक्मनामा जारी हुआ है, उसमें 9 सवाल पूछे गए हैं जो हैदर वही साहब हैं उनसे, और जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है उनसे, क्योंकि इसमें जो 6 पटिशनर थे, 6 में से 3 पटिशनर अदालत में पेश हुए, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि हमने ये पटिशन दायर करने की इजाज़त किसी को नहीं दी, हमारे इस पटिशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो एक नया डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, एक नया तनाज़ा क्रिएट हुआ। तो उस हवाले से अब जानने के लिए ये हुक्मनामा, इसमें 9 सवाल पूछे गए हैं हैदर वही साहब से, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से। एक तो ये पूछा गया कि ये जो पटिशन दायर हुई सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए किसकी हदायत पे दायर की गई, और फिर इसमें कि इस केस में एप्लीकेशन में वकील किसने मुकर्रर किया था, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने किया था या पटिशनर ने वकील मुकर्रर किया था। और फिर पूछा गया है कि ये जो दरख्वास्त है इसका ड्राफ्ट कहाँ पे, किसके ऑफिस में तैयार किया गया, और फिर इस दरख्वास्त का जो प्रिंट है वो किसने निकाला। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जब आप कोई पटिशन दायर करते हैं तो पटिशन के साथ आप कोर्ट हेयरिंग से पहले खुद भी मुतलका फ्रीकैन को नोटिस जारी कर देते हैं। तो 5वां सवाल ये पूछा गया है कि इस पटिशन को दायर करने के साथ नोटिस फ्रीकैन को किसने जारी किए थे, और फिर इस दरख्वास्त को दायर करने की फ़ीस किसने और कैसे अदा की, ये डिटेल भी बताई जाए। और 7वां सवाल ये पूछा गया है कि दरख्वास्त का ड्राफ्ट किस तरीके से ईमेल हुआ, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तक कैसे पहुंचा या कोरियर कराया गया, इसकी डिटेल भी दी जाए। और फिर कौसैन फैसल जो कि 6 मुश्तरका पटिशनर में से एक पटिशनर हैं, कौसैन फैसल एडवोकेट के साथ और दीगर जो अपने दरख्वास्त गुजारान हैं उनके साथ हैदर वहीद का या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का राब्ते कैसे हुआ, ये भी बताया जाए। और फिर जो हैदर वहीद साहब जिनका ताल्लुक़ कराची से है, और 3 पटिशनर जो हैं जो ये पटिशन दायर करने वाले थे, उनमें से 3 का ताल्लुक़ चकवाल से है। और आपको याद होगा कि आखिरी समात में काजी फैसल साहब ने कहा था कि चकवाल में एक बड़ी मशहूर व मारूफ शख्सियत रहती हैं, तो क्या उनकी तरफ से भी फिर ये सवाल उठा कि क्या उनकी तरफ से। तो उसमें काजी फैसल साहब ने पूछा कि वकील कराची के हैं, पटिशनर चकवाल, इस्लामाबाद और लाहौर के हैं, तो वकील साहब जब सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में आते थे तो उनके सफ़र और यहाँ पे, यानी कराची से इस्लामाबाद का सफ़र और यहाँ पे इस्लामाबाद में उनके रहाइश के अखराजात कौन बर्दाश्त करता था, बिल कौन देता था, ये तफसीलात भी दी जाएँ। तो 1 माह तक ये 9 सवालों का जो है हैदर वहीद साहब से, तज्ज़ियाकार भी हैं, टीवी पे तज्ज़िया भी देते हैं, उनसे जवाब मांगा गया कि इन 9 सवालों का जवाब दें। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से मांगा गया है, और गालिबन अदालत ये देखना चाहती है कि जो पटिशनर हैं जिनका नाम इस दरख्वास्त पे लिखा गया कि वो दरख्वास्त दायर करने वाले हैं, वो तो ला ताल्लुक़ का इजहार कर रहे हैं, तो फिर ये पटिशन किसके कहने पे दायर की गई, और पस मंज़र में कौन है जिसने ये सारा कुछ जो है वो मैनेज किया। तो देखते हैं इस पर क्या जवाब आता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।